वेलकम दोस्तों। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है हमारी सीरीज़ का। तो लास्ट क्लास में एक चीज़ मैं भूल गया था आपको बताना, वो मैं डिस्कस करूंगा। देखिए, पिछली बार हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे, जैसे रेशो में एग्जाम्पल लिया था हमने, रिलेटिव डेंसिटी का एग्जाम्पल लिया था। उसके बाद हमने एग्जाम्पल लिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और हमने एग्जाम्पल लिया था स्ट्रेन का, राइट। ये तीनों के केस में आपने देखा कि ये तीनों जो थे वो डायमेंशन लेस थे, राइट, डायमेंशन लेस थे, राइट ना, और यूनिटलेस थे, राइट, यूनिटलेस मतलब इनका कोई यूनिट नहीं आ रहा था, राइट। क्योंकि आपको याद होगा रिलेटिव डेंसिटी क्या था, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था हमारा, ये था डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट। ये था डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट ना, एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये ऊपर भी डेंसिटी है तो ऊपर भी kg पर मीटर क्यूब, और नीचे भी डेंसिटी है तो नीचे भी kg पर मीटर क्यूब, और ये kg पर मीटर क्यूब कट जाएगा तो इसका कोई यूनिट नहीं बचेगा। उसी तरह से आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो क्या था, इट्स अ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी गिवन मीडियम। तो ऊपर भी स्पीड है तो मीटर पर सेकेंड ऊपर भी आएगा, और नीचे भी स्पीड है तो नीचे भी मीटर पर सेकेंड आएगा, और ये कट जाएगा तो अगेन कोई यूनिट नहीं बचता। लेकिन एक स्पेशल रेशियो है जिसका यूनिट होता है और वो है एंगल। तो हम एंगल की बात अभी करेंगे। एंगल, तो एंगल आपको याद होगा, अगर मैं एक ऐसे सर्कल बनाऊं, ये रहा हमारा सर्कल, तो ये एक सर्कल है सपोज, और ये सर्कल का है रेडियस r, राइट। सर्कल का रेडियस कितना है, r है। अगर मैं यहां से एक पाई कट करूं सर्कल से, राइट, तो ये ऐसे होगा, रेडियस है r। ये जो पोर्शन है मैंने सर्कल से काटा और इसे मैंने बाहर निकाला, राइट। तो ये जो आर्क लेंथ है, ये जो आर्क है इसका आर्क लेंथ, सपोज इसको S से डिनोट करेंगे, राइट। और ये दोनों के बीच का एंगल है सपोज थीटा, कुछ एंगल होगा, राइट, है ना। ये प्लेन एंगल है, ये थीटा, तो ये एंगल है थीटा। तो ये जो आर्क लेंथ, इसकी लेंथ कितनी होगी, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। आर्क लेंथ क्या होगा, आर्क लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल सबटेंडेड, एंगल कितना है, एंगल कितना सबटेंड किया है, थीटा, इनटू ये रेडियस कितना है इस सर्कल का, r, है ना। तो s, आर्क लेंथ s इज इक्वल टू, हम लोग इसको सिंपली r थीटा लिख सकते हैं, r थीटा, राइट। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आएगा आपका s अपॉन r। अब s क्या है, आर्क लेंथ है, s आपका क्या है, आर्क लेंथ, और r क्या है हमारा, रेडियस है, r क्या है हमारा, रेडियस है। तो आर्क लेंथ का भी यूनिट मीटर ही होगा और रेडियस का भी यूनिट मीटर ही होगा, राइट। और ये मीटर कट जाएगा, तो ये तो डायमेंशनलेस हो गया क्योंकि मीटर कट गया, राइट ना। मीटर कट गया तो थीटा का कोई यूनिट बचा ही नहीं रियलिटी में, तो ये डायमेंशनलेस हो गया, राइट। ये क्या हो गया, डायमेंशनलेस। बट बावजूद इसके, ये डायमेंशनलेस होने के बावजूद हम इसका एक यूनिट यूज करते हैं। अब एंगल, अभी तक आपने देखा होगा कि एंगल हम लोग जो मेजर करते हैं वो किस में मेजर करते हैं, डिग्रीज में मेजर करते हैं, राइट, है ना। अभी तक क्लास 10 तक जो मेजर किया है आपने एंगल, अभी हम लोग रेडियन का भी यूज करेंगे। रेडियन भी एक एंगल होता है, मैं आपको बताऊंगा, एंगल का एक यूनिट है रेडियन। तो डिग्रीज जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ इस तरह से हम लोग इसे लिखते हैं, राइट। तो ये जो छोटा सा सर्कल देखो ऊपर मैंने बनाया, ये डिग्री का रिप्रेजेंटेशन है। तो थीटा का कोई यूनिट होता नहीं, मतलब ये डायमेंशनलेस है, बावजूद इसके हम इसका यूनिट यूज करते हैं, वो है डिग्री। इसका यूनिट यूज करते हैं वो है डिग्री। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि एंगल
एंगल एक एक्सेप्शनल क्वांटिटी है जो कि दो रेशो होने के बावजूद इसका एक यूनिट है, इसका एक क्या है, यूनिट है, राइट। एंगल एक एक्सेप्शनल क्वांटिटी है जिसमें दो क्वांटिटीज का रेशो होने के बावजूद भी इसे यूनिट है, राइट। जैसे मैंने अभी लिखा कि जो हमारा एंगल है ना, एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या था, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय क्या था, रेडियस था। तो आर्क लेंथ हमारा मीटर में था, रेडियस भी मीटर में ही होगा, मतलब ये दोनों लेंथ का ही रेशो है, इसके बावजूद इसका यूनिट क्या होता है, डिग्री होता है। इसके बावजूद इसका यूनिट क्या है, डिग्री होता है, डिग्रीज, राइट। तो ये एक एक्सेप्शनल क्वांटिटी है, एंगल इज अ एक्सेप्शनल क्वांटिटी जो कि दो सेम चीजों का रेशो है, दो लेंथ का रेशो है, बट फिर भी इसका एंगल है, इसका यूनिट है डिग्रीज, ओके, या फिर रेडियन। अगेन हम फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक है डिराइव क्वांटिटीज। तो हम लोग दोबारा इसका बाइफर्केशन कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज का एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है, दूसरी है डिराइव क्वांटिटीज। अभी फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, जैसे फंडामेंटल मतलब होता है बेसिक क्वांटिटीज, राइट। इसको आप बेसिक क्वांटिटीज भी कह सकते हो, बेसिक क्वांटिटीज। और डिराइव्ड क्वांटिटीज जो होती हैं, डिराइव्ड है मतलब किसी चीज से बनी हुई है, मतलब ये है जो है डिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं, ये डिपेंडेंट क्वांटिटीज इन्हें कह सकते हो आप। इन्हें इंडिपेंडेंट भी कह सकते हो, ये इंडिपेंडेंट होती हैं। तो बेसिक और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, ओके। अब ये है क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जो किसी और क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती। फंडामेंटल क्वांटिटीज एक ऐसी क्वांटिटीज हैं जो किसी और क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट है, उनको डिफाइन करने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which do not require any other quantities to define them, right। तो अगर मैं इसे लिखूं, डेफिनेशन इसका लिखूं, तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से आएगा। सो आप देख सकते हैं ये डेफिनेशन मैंने लिखा है कि अ क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज एंड डू नॉट रिक्वायर द हेल्प ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर डेफिनेशन। मतलब बेसिक क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं लगती, राइट। लेकिन जब हम डिराइव क्वांटिटी अभी देखेंगे तो डिराइव क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए दूसरी क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है, राइट। तो इसका एग्जाम्पल मैं कुछ यहां लिख देता हूं। मास हो गया, मास को डिफाइन करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। लेंथ भी एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। उसके बाद है टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एटसेट्रा, ओके। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के। ऐसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं हमारे एसआई सिस्टम में, ठीक है, जो अभी हम देखेंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट, मास टोटली इंडिपेंडेंट है, मास किसी पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ भी किसी पे डिपेंड नहीं करता, टाइम भी किसी पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर को भी डिफाइन करने के लिए किसी क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती, और इलेक्ट्रिक करंट को भी डिफाइन करने के लिए किसी क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती। अब डिपेंडेंट क्वांटिटी या फिर डिराइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको डिफाइन करने के लिए किसी दूसरे क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, राइट। सो यू कैन से कि डिराइव्ड क्वांटिटीज, जैसे आप यहां पे डेफिनेशन देख सकते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज आर फॉर्म्ड बाय सुटेबल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ डिफरेंट पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। पहले इसका एग्जांपल दे देता हूं मैं। एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एरिया। अब एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया का मतलब होता है अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, सपोज एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे मैं L इंटू बी लिख दूंगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ क्या है, लेंथ तो लेंथ है, तो यहाँ पे मैं लेंथ लिख देता हूं,
और ब्रेड्थ भी एक तरह की लेंथ ही होती है, लेंथ इंटू लेंथ, तो इसको L इंटू एल लिख सकते हैं, लेंथ इंटू लेंथ, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर। तो एरिया क्या हो गया, लेंथ का स्क्वायर हो गया। मतलब अब आपका लेंथ क्या था, लेंथ तो आपका फंडामेंटल क्वांटिटी था, तो आपने दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया, यहां पे दोनों भी लेंथ है, राइट। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर आपने कितना दे दिया, 2, तो मिला क्या आपको, डिराइव क्वांटिटी। तो एरिया जो है आपका क्या है, ये डिराइव क्वांटिटी है, और जो लेंथ है आपका ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो आपने फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से डिराइव क्वांटिटी को बनाया, राइट। तो हमारी जो डिराइव क्वांटिटीज होंगी उसे हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटीज को बनाने के लिए किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। जैसे अभी डिराइव क्वांटिटी में और भी एग्जांपल लें हम लोग तो वॉल्यूम हो जाएगा। जैसे अभी आप क्यूबॉइड ले लो, राइट, या फिर क्यूब ले लो। क्यूब अगर हम लोग लें जो हमारा डाइस होता है, राइट, तो इसका अगर आप वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम क्या होगा, अब क्यूब जो होता है उसके तीनों साइड सेम होते हैं, L इंटू एल इंटू एल, LBH, राइट। तो ये L क्यूब होगा, राइट। तो वॉल्यूम क्या हो गया, ये भी आपका डिराइव क्वांटिटी हो गया, राइट। अब ये डिराइव क्वांटिटी बना किससे है, जब आपने तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया, तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज को आपने क्या किया, मल्टीप्लाई, तब आपको मिला ये डिराइव क्वांटिटी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ पे आपका डिराइव क्वांटिटी है, लेकिन ये L फंडामेंटल क्वांटिटी था, फंडामेंटल क्वांटिटी था, फंडामेंटल क्वांटिटी था, राइट। तो ये इस तरह से आपको ये चीजें मिली हैं, राइट। आपने तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया तो आपको मिली है डिराइव क्वांटिटी। तो यहाँ पे डेफिनेशन एक बार आप फिर से देख लीजिए, क्या लिखा है, डिराइव क्वांटिटीज आर फॉर्म्ड बाय सुटेबल मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ डिफरेंट पावर्स, राइट। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल अगर हम लोग और लें इसका, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग इसका, जैसे स्पीड लें अगर हम लोग, स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट, है ना। अब डिस्टेंस को आप लेंथ लिख सकते हो, डिस्टेंस एक तरह का लेंथ ही है, राइट, डिस्टेंस एक तरह का लेंथ है, और ये टाइम तो आपको पता है, टाइम तो टाइम ही है। तो लेंथ तो आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो लेंथ आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, और टाइम भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है। बट ये जो आपका स्पीड है ये आपका डिराइव क्वांटिटी है, स्पीड जो है आपका वो डिराइव क्वांटिटी है। तो आपने दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिवाइड किया, इससे आपको क्या मिला, डिराइव क्वांटिटी, राइट। उसी तरह से आप वेलोसिटी भी ले सकते हो, जो कि है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, राइट ना। अब डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ ही होता है, राइट, और ये टाइम, तो वेलोसिटी भी आपका क्या है, डिराइव क्वांटिटी है। तो डिराइव क्वांटिटीज आर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज, राइट। तो हमारे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, राइट। पहली जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट की बात कर रहे हैं हम लोग। ये पूरा जो हमारा फिजिक्स चलेगा ये एसआई सिस्टम में ही चलेगा, और सारे सिस्टम्स भी हैं, राइट, सीजीएस, एमकेएस, राइट, एफपीएस, बट वो सारे हम लोग यूज नहीं करेंगे। हम लोग मोस्टली यूज करने वाले हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे एसआई सिस्टम भी कहा जाता है। तो जिसमें पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, मास, राइट, इसे कहा जाता है किलोग्राम, राइट। मास को हम लोग जनरली मेजर करते हैं किलोग्राम में, राइट, जिसे केजी, सिंबॉलिकली केजी लिखा जाता है। लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर में, मीटर, METER, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है छोटा m, स्मॉल m। टाइम को मेजर किया जाएगा सेकंड में, सेकंड में, और सेकंड को रिप्रेजेंट किया जाएगा छोटा s। एंड टेम्परेचर जो है हमारा, टेम्परेचर, इसका लिए जो यूनिट है वो है केल्विन। टेम्परेचर के लिए जो यूनिट है वो है केल्विन, और केल्विन का K होगा कैपिटल, राइट, K फॉर केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट है कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडेला। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा हर एक फिजिकल क्वांटिटी को, और इसे लिखा जाता है CD, राइट, C कैपिटल, D स्मॉल। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर, और एम्पियर का A कैपिटल।
उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल, और मोल को लिखा जाता है MOL। अब मास आप लोग जानते हो, मास के बारे में ऑलरेडी आपको नॉलेज है। लेंथ भी आप जानते हो, यू नो टाइम ऑल्सो, एंड टेम्परेचर ऑल्सो, टेम्परेचर भी आप जानते हो। सिर्फ ये जो 3 चीजें हैं, इलेक्ट्रिक करंट भी आप जानते हो, क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है। सिर्फ ये 2 चीजें हैं जो अननोन है थोड़ी सी आपके लिए, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब लुमिनस मतलब क्या होता है? लाइट, और ये इंटेंसिटी है। लुमिनस का मतलब होता है लाइट। ये जो वर्ड लुमिनस दिखाई दे रहा है आपको, इट सिंपली मीन्स लाइट, लाइट। तो लाइट की इंटेंसिटी, जैसे अभी यहाँ ऊपर ट्यूबलाइट जल रही है, तो इस ट्यूबलाइट से कुछ लाइट निकल रही है, हर इंस्टेंट वो लाइट निकल रही है, तो वो उसका कुछ इंटेंसिटी है लाइट का, राइट। तो चलो हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो पहली बात आप लोग इसे नोट डाउन कर लो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, 7। मास और इसका यूनिट है केजी, लेंथ उसका यूनिट है मीटर, टाइम उसका यूनिट है सेकंड, टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी का है कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट का है एम्पियर, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है मोल। तो चलिए समझते हैं ये 2 चीजें जो है, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये दोनों क्या है। अभी हमने देखा कि जो लुमिनस इंटेंसिटी है ये हमारा एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसका यूनिट जो है वो कैंडेला था, CD। इसका यूनिट क्या था? कैंडेला। इसको रिप्रेजेंट करते हैं CD में, लिखते हैं सिंबॉलिकली CD। अब इस लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आप एक कैंडल लो, कैंडल, ऑर्डिनरी कैंडल जो हमारे घर में होती है जनरली, राइट, तो उस कैंडल से जो फ्लेम निकलेगी, मतलब आप जब आप कैंडल को लिट करोगे और जो उसमें से आग निकलेगी, इसमें से जो रोशनी निकलेगी फ्लेम से, वो अप्रोक्सीमेटली 1 कैंडेला होती है। तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो कि 1 कैंडेला, 1 CD इज रफली 1 CD, मतलब 1 कैंडेला इज रफली द अमाउंट ऑफ लाइट emitted by an ordinary candle। हमारी अगर एक कैंडल लोगे आप जो घर में होता है, राइट, तो उस कैंडल से जो लाइट निकलती है दैट इज 1 कैंडेला, राइट। एक कैंडल से जितनी लाइट निकलती है उसे क्या कहते हैं? 1 कैंडेला। बट ये जो डेफिनेशन है ये बहुत ही, इसे एक्यूरेट डेफिनेशन, करेक्ट डेफिनेशन नहीं कह सकती, ये बहुत रफ डेफिनेशन है। दिस डेफिनेशन इज वेरी रफ। समझने के लिए डेफिनेशन सही है, लेकिन अगर आप टेक्निकलिटी में जाएंगे कि 1 कैंडेला एग्जैक्टली होता क्या है टेक्निकल टर्म्स में, तो ये टर्म थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बट मैं उसे लिख देता हूं, मैं उसे आगे एक्सप्लेन करूंगा कि 1 कैंडेला is equivalent, 1 candela is equivalent to 1/683 of a watt of radiant energy emitted at a frequency of 5.4 into 10 to the power of 14 hertz in a solid angle of 1 स्टेरेडियन। अभी यहाँ पे आपको सॉलिड एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, जो कि मैं अभी आगे दूंगा, राइट। तो ये डेफिनेशन कह रही है कि वैट का मतलब आपको पता है, वैट का मतलब क्या होता है? जूल पर सेकंड, एनर्जी पर यूनिट टाइम। वैट यूनिट है पावर का। सो 1 कैंडेला मीन्स व्हाट? कोई भी लाइट का सोर्स जो 1/683 जूल पर सेकंड एनर्जी एमिट कर रहा हो, राइट, और उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी इतनी हो, कितनी हो सोर्स की फ्रीक्वेंसी? मान लीजिए ये सोर्स है लाइट का, ये सोर्स है लाइट का, तो कुछ भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, टॉर्च हो सकता है। अब ये सोर्स कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है? ये एमिट कर रहा है 1/683
जूल पर सेकेंड, इतनी एनर्जी हर सेकेंड एमिट कर रहा है ये सोर्स, राइट। अब आपको करना क्या है कि आपको एक स्टेरेडियन के सॉलिड एंगल में उतनी एनर्जी को देखना है, एक स्टेरेडियन के सॉलिड एंगल में उतनी एनर्जी को देखना है। तो पहले हम देखेंगे कि स्टेरेडियन होता क्या है, सॉलिड एंगल क्या होता है, दोबारा फिर हम इस डेफिनेशन पे आएंगे। ओके, पहले हम लोग स्टेरेडियन देख ले होगा क्या, फिर मैं इस डेफिनेशन पे दोबारा आऊंगा। ये एक्यूरेट डेफिनेशन है इसकी। तो यहाँ पे जो टर्म सॉलिड एंगल आया है, अब मैं इस टर्म को पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि इसे समझने के लिए आपको इस सॉलिड एंगल का टर्म समझना जरूरी है। तो यहां पे मैं पहले हम सॉलिड एंगल को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि सॉलिड एंगल होता क्या है। बेसिकली सॉलिड एंगल जो है ये मतलब अगर हम इसे एक्सप्लेन करें, राइट, तो हम इसे लिख सकते हैं कि इट इज अ मेजर ऑफ हाउ लार्ज द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू एन ऑब्जर्वर लुकिंग फ्रॉम दैट पॉइंट। सपोज एक आदमी है, यहां खड़ा हुआ है, एक आदमी है, राइट। अब इस आदमी के लिए यहां पे सपोज एक चीज है, ये कोई ऑब्जेक्ट है मान लो, ये, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, राइट, ऐसे। तो इस आदमी को कौन सी चीज बड़ी दिखाई दे रही है, तो आप बोलोगे ये चीज बड़ी दिखाई दे रही है, और इस आदमी को कौन सी चीज छोटी दिखाई देगी, ये छोटी दिखाई देगी। तो अगर मैं इस चीज से इसकी आंखों में, ये सपोज ये जो ऑब्जेक्ट है, इससे अगर मैं इसके एज से सारी रेज इस आदमी की आंखों में लेके आऊं, मेरी बात ध्यान से सुनना, इस ऑब्जेक्ट की एज से सपोज रेज आ रही हैं, इस आदमी की आंखों में जा रही हैं, इस ऑब्जेक्ट की एज से रेज निकल रही हैं और इस आदमी की आंखों में जा रही हैं, तो ये देखो एक इमेजिनरी कोन बन जाएगा, एक इमेजिनरी कोन बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, इमेजिनरी कोन है ना। अगर एज से रेज निकल के इस आदमी की आंखों में जाए एक आंख में, तो एक कोन बनेगा कि नहीं बनेगा, राइट। सिमिलरली एक कोन यहां भी बनेगा, इस वाली एज से भी रेज जा रही होंगी, तो एक कोन इसके लिए भी बनेगा, एक कोन इसके लिए भी बनेगा, ऐसे, राइट। मैं सिर्फ दो ही रेज दिखा रहा हूं, बट ऐसे बहुत सारी रेज होंगी, राइट, है ना। तो इस ऑब्जेक्ट 1 से भी बहुत सारी रेज एज से निकल के इस आदमी की आंखों में जा रही हैं, और ऑब्जेक्ट 2 से भी बहुत सारी रेज निकल के इस आदमी की आंखों में जा रही हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई दे रहा है, और बड़ा कौन सा दिखाई देगा इस आदमी को, ये, राइट, ये वाला बड़ा दिखाई देगा, बिगर, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट छोटा दिखाई देगा, स्मॉलर दिखाई देगा, राइट, है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ज्यादा सॉलिड एंगल, इसका जो सॉलिड एंगल यहाँ पे जो ये जो कोन है ना, ये जो कोन है, इस कोन का ये जो सॉलिड एंगल है वो ज्यादा है। इस कोन का सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, तो इस कोन का सॉलिड एंगल मान लो ओमेगा 1 है, और इस कोन का सॉलिड एंगल जो है मान लो ओमेगा 2 है। तो मैं बोलूंगा कोन 1 का जो सॉलिड एंगल है वो कोन 2 के सॉलिड एंगल से ज्यादा है, राइट। कोन 1 का जो सॉलिड एंगल है वो कोन 2 के सॉलिड एंगल से ज्यादा है। सिंपल सी बात है, जो ऑब्जेक्ट ज्यादा बड़ा दिखाई देगा उसका सॉलिड एंगल ज्यादा होगा, और जो ऑब्जेक्ट छोटा दिखाई दे रहा है उसके लिए सॉलिड एंगल क्या होगा, छोटा होगा, राइट। तो चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं, पहले मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है सॉलिड एंगल की। इट इज अ मेजर ऑफ हाउ लार्ज द ऑब्जेक्ट अपीयर टू एन ऑब्जर्वर लुकिंग फ्रॉम दैट पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ये जो ऑब्जर्वर है इस ऑब्जेक्ट को भी देख रहा था, और सेम पॉइंट से ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को भी देख रहा था, बट इस ऑब्जर्वर को बड़ा ये दिखाई दिया, छोटा ये दिखाई दिया। तो आप कहोगे ये जो कोन बना है, इस ऑब्जेक्ट ने जो कोन बनाया है इसका सॉलिड एंगल ज्यादा है, और इस कोन ने जो बनाया है उसका सॉलिड एंगल क्या है, कम है, राइट। अब इसे
ये जो पॉइंट है, मतलब ये जो कोन है ना, ये देखो जो कोन है, ये जो कोन ऐसे बना है और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो कोन है, कोन का ये जो पॉइंट है, राइट, इसे बोलते हैं एपेक्स, एपेक्स ऑफ सॉलिड एंगल। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? एपेक्स, जहां से देखा जा रहा है। और ये आपका सॉलिड एंगल है, ये ओमेगा, ये क्या है? आपका सॉलिड एंगल है ओमेगा, राइट। ओके, अब इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बताने से पहले मैं इसका एक एग्जांपल और लेता हूं। सपोज एक स्पीयर है, स्पीयर मतलब वाटरमेलन ले लो, वाटरमेलन का एग्जांपल लेंगे हम लोग, वाटरमेलन। अब वाटरमेलन का कुछ रेडियस होगा, मान लीजिए इसका वाटरमेलन का जो रेडियस है वो है आर, वाटरमेलन का रेडियस कितना है? आर। अब इसमें से हम लोगों ने वाटरमेलन में से एक कोन कट किया, वाटरमेलन के अंदर से कोन कट करके बाहर निकाल दिया। सपोज ऐसे, ऐसे। अब ये ध्यान देना, ये जो है कोन, इसका जो लेंथ होगा वो रेडियस के बराबर ही होगा। और ये जो शेडेड पार्ट है, इट इज द सरफेस ऑफ स्पीयर, इट इज द सरफेस ऑफ स्पीयर। मतलब इस कोन को अगर मैं कट करके बाहर निकालूं तो ये कोन ऐसे होगा, है ना। और इसका कोन का ये जो है, ये स्लैंट, इसका लेंथ कितना होगा? रेडियस के बराबर होगा, राइट, ऐसे। तो ये जो शेडेड पार्ट है, इट्स अ सरफेस ऑफ द स्पीयर एंड इट्स अ सर्कुलर एरिया ऑफ कोन ऑल्सो, राइट। इसको हम लोग सपोज एस से डिनोट कर देते हैं, या फिर मैं एरिया लिख देता हूं, एरिया, राइट, एरिया, राइट। और ये जो होगा, ये सॉलिड एंगल होगा, ये सॉलिड एंगल होगा, इतना पार्ट ये सॉलिड एंगल है। तो सॉलिड एंगल ओमेगा, सॉलिड एंगल को डिनोट किससे करते हैं? बड़े वाले ओमेगा से। ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट? ये जो एरिया सबटेंड हो रहा है, ये जो एरिया है, एरिया ये शेडेड पार्ट, राइट। ये शेडेड पार्ट का जो एरिया है ये स्पीयर के सरफेस पे है और कोन के ऊपर के ये जो सर्कुलर पार्ट है उस पे है। तो ये सॉलिड एंगल इज इक्वल टू होता है ये एरिया सबटेंडेड, है ना। मैं यहां लिख देता हूं एरिया सबटेंडेड बाय कोन, है ना। ये जो एरिया है सर्कुलर एरिया, राइट, है ना, ये सर्कुलर एरिया जो सबटेंडेड बाय कोन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ स्पीयर का स्क्वायर। तो ये एरिया को ए लिख दूं और रेडियस का स्क्वायर नीचे हो गया सपोज आर स्क्वायर, राइट ना, आर स्क्वायर। तो ये सॉलिड एंगल का ये फॉर्मूला होता है ए अपॉन आर स्क्वायर। ये ए कौन सा एरिया है? ये कौन सा एरिया है याद रखना, ये शेडेड एरिया। ये ए कौन सा एरिया है? ए कौन सा एरिया है? शेडेड एरिया, शेडेड जो मैंने शेड किया है यहाँ पे, राइट। ये वाला पार्ट का एरिया है, ये वाले पार्ट का एरिया है ए। और आर क्या है? उस स्पीयर का रेडियस, उस स्पीयर का रेडियस। तो ये सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है, एरिया सबटेंडेड बाय द कोन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द स्पीयर। अब आप इसमें देखो तो आप बोलोगे कि एरिया है, तो एरिया का यूनिट अगर हम लोग देखें तो मीटर स्क्वायर होगा, और नीचे रेडियस का स्क्वायर है तो ये भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर स्क्वायर तो कट गया, तो ये डायमेंशनलेस हो गया, ये डायमेंशनलेस हो गया क्योंकि मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर तो कट गया ना, तो इसका कोई यूनिट बचा नहीं। बट इसके बावजूद इसके लिए एक यूनिट यूज किया जाता है, राइट, और वो है स्टेरेडियन। वो कौन सा यूनिट है? स्टेरेडियन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं
डायमेंशन लेस यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन। डायमेंशन लेस यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन, जिसे डिनोट किया जाता है एसआर से। मतलब इसका कोई यूनिट तो एक्चुअली बनता नहीं है क्योंकि मीटर स्क्वायर कट गया, बट इसके बावजूद इसका यूनिट यूज किया जाता है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एंगल्स जो हैं वो एक्सेप्शंस हैं, राइट, जिनमें यूनिट यूज किया जाता है। तो इसका सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है? स्टेरेडियन। इसका मैं आपको एक और फिजिकल सिग्निफिकेंस बताता हूं। सपोज आप अर्थ पे हैं, यहां पे ये है हमारा प्लैनेट अर्थ। अब यहां पे हमारा मून है, मून, आप चंद्रमा को देखते हो मून, और यहां कहीं बहुत दूर हमारा सन होगा, बहुत दूर। सन तो बहुत ज्यादा दूर है, राइट, ये हम लोग जानते हैं। तो अगर यहां से कोई आदमी देखे, यहां से कोई वॉच करे, तो मून, ये मून है, राइट, दिस इज मून। मून को मैं शेड कर देता हूं। तो मून के हर एज से लाइट आई, सपोज यहां पे, यहां आई, हर एज से आई और यहां से भी आई, राइट। तो एक कोन बना, एक कोन बना, राइट, एक कोन बनेगा और इस कोन का कुछ सॉलिड एंगल होगा ये। अब ये आप कैसे निकालोगे? ये इसका एरिया निकाल लोगे। ये एरिया हो गया, जो एरिया है, राइट, ये एरिया जो है कोन का ऊपर का एरिया सर्कुलर पार्ट का, और ये रेडियस, ये आर जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया है कि आप कैसे निकालोगे, एरिया सबटेंडेड एरिया डिवाइडेड बाय जो ये रेडियस है उसका स्क्वायर, मतलब कोन का ये लेंथ, मतलब स्फीयर का रेडियस। ओके, अब मैंने आपको सॉलिड एंगल का एक और बताया था डेफिनेशन कि इट इज मेजर ऑफ हाउ लार्ज द ऑब्जेक्ट अपीयर टू एन ऑब्जर्वर। बट आप यहां से ध्यान दो तो आपको सन और मून लगभग लगभग सेम दिखाई देता है। सन भी उतना ही बड़ा दिखाई देता है और मून भी उतना बड़ा दिखाई देता है, सेम। दोनों की साइज जो है, अपरेंट साइज, वो बिल्कुल सेम है। जबकि हमको पता है कि सन एक्चुअली में मून से कहीं ज्यादा बड़ा है और मून कहीं ज्यादा छोटा है। तो यहां पे अगर मैं इस कोन को थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, ऐसे ये कोन को एक्सटेंड करूं, तो ये यहां गया और ये ऐसे गया। सपोज यहां पे आपका सन है, ये रहा आपका सन, ये रहा आपका सन। दिस इज योर सन। अब इस सन के केस में सेम कोन है, देखो, क्योंकि देखो इक्लिप्स के टाइम पे जब सूर्य ग्रहण लगता है तो जो मून है वो सन को पूरी तरह से ढक देता है, राइट। जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है तब जो मून है वो सन को पूरी तरह से ढक देता है। उस केस में अब आप देखोगे तो ये जो अब ये बड़ा कोन है, इसका ये जो सपोज इसका जो ये है, ये आर डैश है, राइट, आर डैश है। और इसका जो एरिया होगा, इसका ये जो अब ये जो बड़ा कोन बना है, बड़ा वाला कोन, सन का जो कोन है यहां से, क्योंकि यहां पे एक आदमी खड़ा है जो मून और सन दोनों को देख रहा है एक साथ, तो इसका एरिया मान लो है ए डैश, राइट। मून और ये छोटे वाले कोन का एरिया कितना था? इसका एरिया सपोज था ए, और ये कोन का, छोटे वाले कोन का ये स्लैंट का लेंथ कितना था? आर। तो ए, अब देखा जाए तो एक ही कोन है ना, ये बड़े वाले कोन में ही छोटा कोन आ रहा है, तो दोनों का सॉलिड एंगल तो सेम होना चाहिए। जो सॉलिड एंगल इस कोन के लिए होगा वही सॉलिड एंगल इस कोन के लिए भी होगा। तो हम लोग लिखेंगे ए अपॉन आर इज इक्वल टू ए डैश अपॉन आर डैश इज इक्वल टू सॉलिड एंगल, राइट। तो ये दोनों केस का सॉलिड एंगल क्या है? सेम आएगा। अब देखो सिंपल सी वही बात है कि हमारा डेफिनेशन ने भी यही कहा था कि इट इज मेजर ऑफ हाउ लार्ज द ऑब्जेक्ट अपीयर्स, इट इज अ मेजर ऑफ हाउ लार्ज द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू द ऑब्जर्वर। अब यहाँ पे मून और सन इक्लिप्स के टाइम पे दोनों सेम साइज के दिखाई देते हैं, इसलिए दोनों का सॉलिड एंगल भी क्या होगा? सेम होगा, राइट। ओके,
तो आप यहां देख सकते हो कि मून एक छोटा ऑब्जेक्ट है लेकिन नजदीक है, सन एक बड़ा ऑब्जेक्ट है लेकिन दूर है, और दोनों का सॉलिड एंगल क्या है, सेम है, राइट। ओके, तो सॉलिड एंगल से आपको कुछ आइडिया पता चला होगा कि सॉलिड एंगल बेसिकली होता क्या है। सॉलिड एंगल बताता है कि ये कितना ऑब्जेक्ट आपको कितना बड़ा दिखाई दे रहा है या फिर कितना छोटा दिखाई दे रहा है। अगर सॉलिड एंगल बड़ा है तो ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देगा, सॉलिड एंगल अगर छोटा है तो ऑब्जेक्ट आपको छोटा दिखाई देगा। तो सॉलिड एंगल का यूनिट आपको मैंने बता दिया स्टेरेडियन है, और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला अभी आपको बता दिया कि एरिया सबटेंडेड बाय द कोन डिवाइडेड बाय रेडियस जो है स्पीयर का, या फिर कोन का जो स्लैंट का लेंथ है उसका स्क्वायर। अब इसका यूनिट क्या है, स्टेरेडियन। ओके, स्टेरेडियन SR। अब आपको 1 स्टेरेडियन डिफाइन करना है कि 1 स्टेरेडियन क्या होगा। तो व्हाट इज 1 स्टेरेडियन? 1 स्टेरेडियन का मतलब कितना? तो इसके लिए आप क्या करो, सिंपली एक स्पीयर ड्रॉ करो। स्पीयर एक ड्रॉ किया आपने, एक सेंटर लिया ये, और यहाँ पे एक कोन बनाया, और ये जो शेडेड पार्ट है ये स्पीयर का ही सरफेस है। ये जो शेडेड पार्ट है इट्स अ पार्ट ऑफ स्पीयर, रिमेंबर। और इसका जो रेडियस है, सपोज रेडियस R है। तो इस केस में अगर मैं डेफिनेशन लिखूं सॉलिड एंगल की तो वो होगी एरिया सबटेंडेड डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, राइट, क्योंकि ये भी R है ये भी R है, तो R रेडियस का स्क्वायर है। ओके, अब मुझे 1 पूछा है कि 1 स्टेरेडियन, तो ये 1 कैसे आएगा जब ये शेडेड एरिया अगर R स्क्वायर के बराबर हो, है ना। तो एरिया सबटेंडेड कितना हो जाएगा, R स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर SR। तो ये R स्क्वायर कट जाएगा और ये आ जाएगा 1 स्टेरेडियन। तो आपका सॉलिड एंगल 1 स्टेरेडियन कब होगा? आपका सॉलिड एंगल 1 स्टेरेडियन कब होगा? जब आपका ये जो कोन है आपका, राइट, ये जो कोन है आपका, ये कितना एरिया सबटेंड करे, ये R स्क्वायर रेडियस सबटेंड करे, और इस कोन का जो स्लैंट पार्ट है इसका लेंथ भी कितना है, R है। तब उस केस में आपका सॉलिड एंगल आएगा 1 स्टेरेडियन। ओके, तो अगर आप एक कंप्लीट स्पीयर लेते हो, एक टोटल स्पीयर लेते हो, तो आपको एक टोटल स्पीयर के लिए सॉलिड एंगल कितना होगा, मतलब आप इस पूरे स्पीयर से, हर स्पीयर के हर एज से लाइट आपकी आंखों में आ रही है, सपोज, तो उस केस में मतलब अगर आप कंप्लीट पूरे स्पीयर के एज से लाइट आपकी आंखों में आ रही है तो उस केस में सॉलिड एंगल कितना बनेगा। तो एरिया पूरे स्पीयर का, तो ये जो एरिया, कितने एरिया से लाइट आ रही है आपकी आंखों में, तो सरफेस एरिया क्या होता है स्पीयर का। अगर आप मान लो हर पार्ट से लाइट आपकी आंख में आ रही है, हर पार्ट से अगर लाइट आपकी आंख में आ रही है, सपोज सेंटर पे आप खड़े हो और हर पार्ट से लाइट आ रही है आपकी आंख में, तो कितने पार्ट से लाइट आ रही है आपके पास, उसका एरिया कितना है। तो स्पीयर का सरफेस एरिया 4πr स्क्वायर होता है, और ये रेडियस कितना है, R स्क्वायर, मतलब R है बट उसका स्क्वायर, तो ये कट जाएगा। तो पूरे स्पीयर के लिए सॉलिड एंगल कितना होता है, 4π स्टेरेडियन होता है। पूरे स्पीयर के लिए सॉलिड एंगल कितना होगा, 4π। तो ये आपको समझ में आ गया कि 1 स्टेरेडियन कितना होता है। 1 स्टेरेडियन इज व्हाट, 1 स्टेरेडियन मतलब सबटेंडेड एरिया जो है वो R स्क्वायर होना चाहिए। R क्या है, रेडियस है, किसका, उस स्पीयर का जिससे आपने इस कोन को निकाला है, राइट। तो अभी आपको मैंने ये एक्सप्लेन किया कि सॉलिड एंगल होता क्या है। अब उस सॉलिड एंगल की मदद से आप यहाँ पे देख लीजिए कि 1 स्टेरेडियन के मतलब यहाँ पे इस डेफिनेशन पे अगर हम दोबारा आए कि ये जो कोन बनाऊं, अगर मैं ये कोन, सपोज ये कोन अगर मैंने बनाया ये, अब यहाँ पे ये R स्क्वायर है, ये सबटेंडेड एरिया, और ये इसका R है, तो ये 1 स्टेरेडियन हो जाएगा सॉलिड एंगल 1 स्टेरेडियन हो जाएगा, राइट। अब यहां से जो भी लाइट आ रही है, निकल रही है, यहां पे सपोज एक सोर्स रखा गया है इस पॉइंट पे सपोज मोमबत्ती जल रही है, यहाँ पे मोमबत्ती जल रही है यहाँ पे,
और यहाँ से लाइट, तो इतने पार्ट से जो लाइट निकल रही है, इतने पार्ट से जो लाइट निकल रही है, राइट, कितनी लाइट निकल रही है 1/683 जूल पर सेकेंड। और उस लाइट की फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो सोर्स है, मोमबत्ती है या कोई लाइट है, उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इतनी, राइट। तो उसको आप बोलोगे 1 कैंडेला, उसको आप क्या बोलोगे 1 कैंडेला, राइट, उसको आप क्या बोलोगे 1 कैंडेला। तो मैंने कैंडेला एक्सप्लेन कर दिया। अब बारी आती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, राइट, ये भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट है मोल, MOLE, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है MOL से। अब ये है क्या, मोल है क्या? मोल बेसिकली एक नंबर है। मोल जो है ये बेसिकली, मैंने क्या कहा कि एक बहुत बड़ा नंबर है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे आपको पता है कि एक डजन का मतलब होता है कितना है, 12, सेट ऑफ 12, राइट। सेट ऑफ 12 को एक डजन बोलते हैं हम लोग, है ना। उसी तरह से मोल जो है, एक मोल ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और ये कितने बराबर है, मैं ये नंबर लिख देता हूं, बड़ा अजीब सा नंबर है, 6.022169 इंटू 10⁻23। इतनी चीजों के सेट को 1 मोल कहते हैं, राइट। जैसे एक डजन का मतलब होता है 12 चीजों का सेट, और 1 मोल का मतलब होता है इतनी चीजों का सेट। अब ये नंबर बड़ा ही स्पेशल नंबर है। ये कहाँ से आया, ये अभी मैं इसे शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। तो बेसिकली मोल क्या है, इट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मटेरियल क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी को मेजर करने का एक स्टैंडर्ड यूनिट है। जैसे इतना कोई चीज होगा, इतने नंबर ऑफ बनानास या फिर इतने नंबर ऑफ टोमेटोज, तो उसको आप 1 मोल टोमेटो बोल सकते हो, राइट। सो इट इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मटेरियल क्वांटिटी, राइट, है ना। इसी को बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एवोगैड्रोज नंबर। इट इज ऑल्सो नोन एज एवोगैड्रोज नंबर। इसी को ही कहते हैं एवोगैड्रोज नंबर। इस अजीब नंबर को, इस नंबर को क्या कहते हैं, एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं, राइट। और ये आया कहाँ से, ये नंबर आया कहाँ से? ये हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर किया था कि अगर आप 12 ग्राम या फिर 0.012 kg ऑफ कार्बन 12 लेते हो, अगर आप कार्बन 12 जो कि कार्बन का एक आइसोटोप है, मोस्ट कॉमन आइसोटोप है ये, अगर आप 12 ग्राम कार्बन 12 लेते हो तो उस 12 ग्राम कार्बन 12 में आपको कितने एटम्स मिलेंगे, कितने एटम्स मिलेंगे कार्बन 12 के, वो होंगे इतने 6.022169 इंटू 10⁻23 एटम्स कार्बन 12 के आपको मिलेंगे। अगर आप 12 ग्राम कार्बन 12 लेते हो और उसमें देखते हो कि कितने एटम्स हैं कार्बन 12 के, तो इतने एटम्स आपको मिलेंगे, राइट। इसलिए ये नंबर हमारे लिए काफी ज्यादा स्पेशल है। इसी को हम लोग कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। तो 12 ग्राम या फिर इतने केजी कार्बन 12 लो, उसमें कार्बन 12 के कितने एटम्स होंगे, इतने एटम्स होंगे, और इस नंबर को फिर कहा जाने लगा कि ये 1 मोल है। तो अगर आपको बोला जाए 1 मोल बनाना, मतलब कितना बनाना, इतना 6.022169 × 10⁻23 बनाना, ओके। कुछ बात कर लेते हैं डिराइव क्वांटिटीज के बारे में भी। जैसे मैंने कुछ डिराइव क्वांटिटीज का एग्जाम्पल दिया था, कुछ डिराइव क्वांटिटीज का एग्जाम्पल मैंने अभी दिया था आपको। फॉर एग्जाम्पल डिराइव क्वांटिटीज होती क्या, मैंने आपको बता दिया। डिराइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको बनाने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करके या फिर सुटेबल पावर लगा के डिराइव क्वांटिटीज को बनाया जाता है। तो एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने, एरिया का एग्जाम्पल दिया था, जिसमें मैंने लिखा था L इंटू लेंथ, राइट। या फिर वॉल्यूम का एग्जाम्पल दिया था। वॉल्यूम क्या था, L इंटू L, राइट। तो ये L² हो गया, ये L³ हो गया। और भी अगर एग्जाम्पल लें हम लोग
डिराइव क्वांटिटी का, तो जैसे फोर्स राइट। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है राइट, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स का जो डेफिनेशन है न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम राइट। ओके, अब मास जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो मास अपॉन टाइम को मैंने बगल में लिख लिया और यहां पे बचा चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी को आप लिख सकते हो क्या हो राइट, वेलोसिटी चेंज है राइट ना। तो ये अगर मैं इसे साइड में सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी लिखूं तो वेलोसिटी तो आपको पता है वेलोसिटी किससे बनी है, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही होगा ना, वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम राइट। और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ होता है, डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ होता है, तो m अपॉन टी इंटू डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं लेंथ लिख देता हूं और ये टाइम t ही इसको लिखता हूं, तो आप देख सकते हो m अपॉन टी इंटू एल अपॉन टी, मतलब ये जो फोर्स है वो किससे बना है, m इंटू एल अपॉन टी स्क्वायर, एक मास से बना है, एक एल लगा है और दो टी लगे हैं जो कि डिनोमिनेटर में है, एक मास एक लेंथ और दो टाइम। तो देखो इसमें कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज लगी, चार, एक बार मास लगा, एक बार लेंथ लगा, दो बार टाइम लगा, किसको बनाने के लिए, फोर्स को बनाने के लिए। तो फोर्स हमारा क्या है, फोर्स हमारा एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, फोर्स हमारा क्या है, डिराइव क्वांटिटी है, जो कैसे बना है, फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से बना है, उनको मिक्स किया गया है। यहाँ पे मास है ना, अब मास का यूनिट क्या होता है, मास का अगर आप यूनिट देखो तो वो होता है केजी एसआई यूनिट, लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर राइट, और टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड, बट टाइम का स्क्वायर है तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो फोर्स का यूनिट आपका क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स बना है आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से, तो फोर्स होगा आपका एक डिराइव क्वांटिटी। तो इस तरह डिराइव क्वांटिटी के काफी सारे एग्जांपल है जो आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। अब कुछ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में भी बात करते हैं कि हमारे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी हैं, और ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, पहली क्वांटिटी है हमारी प्लेन एंगल, दूसरी क्वांटिटी है हमारी सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज किया जाता है एसआई सिस्टम में वो है रेडियन, और इसको सिंबल रिप्रेजेंटेशन है RAD रैड। और सॉलिड एंगल के लिए मैंने अभी आपको बताया स्टेरेडियन जो यूनिट है, और इसका जो सिंबल है वो है SR। तो सॉलिड एंगल तो हमने डिस्कस कर ही लिया है अभी थोड़ी देर पहले, अब हम डिस्कस करेंगे प्लेन एंगल। अब ये प्लेन एंगल का जो यूनिट है वो क्या है, रेडियन। तो प्लेन एंगल बेसिकली होता क्या है कि अगर आप प्लेन पे सपोज दो लाइन आपने खींची ऐसी, तो ये दो लाइंस के बीच का ये जो एंगल होता है राइट, है ना, आप इसे क्लॉकवाइज मेजर कर सकते हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हो राइट। जैसे ये लाइन है और ये है, तो चाहे जनरली हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं ऐसे, है ना, एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। एंगल जो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं बाय कन्वेंशन वी टेक इट एज पॉजिटिव, और जो एंगल हम लोग क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं बाय कन्वेंशन वी टेक इट एज नेगेटिव। क्लॉकवाइज में जो मेजर करते हैं उस वाले एंगल को हम लोग नेगेटिव मानते हैं राइट। तो जनरली अभी क्लास 10 तक हमने देखा होगा कि हमारा जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है डिग्रीज में जनरली, बट उसका एसआई यूनिट क्या है, प्लेन एंगल का रेडियन। अब ये रेडियन है क्या, अभी रेडियन को मैं एक्सप्लेन करता हूं कि रेडियन क्या है राइट। सो दिस इज एंगल राइट, दिस इज थीटा इज एंगल ओके। अब जैसे ये है ऐसे, रुको मैं पूरा सर्कल नेक्स्ट पेज पे पूरा सर्कल बनाता हूं।
सपोज ये पूरा सर्कल है कैसा, ये पिज्जा है, सपोज एक पिज्जा है और इस पिज्जा का हम लोग एक सेक्शन ऐसे निकाल लेते हैं, ये पाई, इसको पाई बोलेंगे राइट। पिज्जा का एक पार्ट अगर हमने काट के निकाल लिया ऐसे, और सपोज इसका रेडियस कितना था, आर था पिज्जा का, और सपोज ये जो आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ है, अगर इस आर्क लेंथ का लेंथ भी छोटा आर हो, इस आर्क लेंथ का लेंथ भी छोटा आर हो, तो ये जो एंगल होगा दैट विल बी 1 रेडियन, राइट, है ना। अगर आप एक सर्कल लो, उसमें एक पार्ट ऐसे सेक्टर लो ये, और उसका अगर आर्क लेंथ भी आर है, तो वो जो एंगल सबटेंड होगा वो कितने का एंगल होगा, 1 रेडियन। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि 1 रेडियन is the angle between the two straight edges of slice of pie, right, whose straight and curved edges all have the same length r, राइट, है ना। अगर ये देखो, ये दोनों स्ट्रेट एज है, ये वाली एज भी स्ट्रेट है, ये वाली एज भी स्ट्रेट है, ये कर्व्ड एज है, तो दो स्ट्रेट एज के बीच का एंगल 1 रेडियन तभी होगा जब आपका आर्क लेंथ भी कितना हो, आर के बराबर ही हो। सो दिस इज 1 रेडियन, राइट। और आपको पता है कि 1 रेडियन, अब आपको पता है कि 2 पाई का मतलब, 2 पाई रेडियन का मतलब होता है 360 डिग्री, राइट, डिग्रीज में 360 डिग्री कहते हैं। और फिर पाई रेडियन का मतलब कितना होता है, इस 2 को यहां लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, राइट। तो 1 रेडियन का मतलब कितना होगा, 180 बाय पाई होगा, विच विल बी अराउंड 57.2958 डिग्रीज। तो अगर आप ऐसा पाई सेलेक्ट करें जिसका ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये जो एंगल होगा ये 1 रैड होगा, या फिर डिग्रीज में कितना होगा, 57.2958 डिग्रीज। अब हम बात कर लेते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। अब देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, जैसे बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। जैसे अभी हमने देखा कि मैंने SI लिखा हुआ था, SI सिस्टम ऑफ यूनिट। उसी तरह से है हमारा MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, उसी तरह से हमारा है एक CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, और एक है FPS सिस्टम ऑफ यूनिट, FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। जो SI है बेसिकली वो MKS का एक्सटेंडेड वर्जन है। जो SI सिस्टम है वो MKS का एडवांस वर्जन है या फिर अपडेटेड वर्जन है। तो आप इसको SI को लिख सकते हो अपडेटेड वर्जन ऑफ MKS, अपडेटेड वर्जन ऑफ MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट। अब देखिए इसमें है क्या, सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते क्या हैं। जैसे हम अभी SI की अगर बात करें तो SI में अभी हमने देखा था कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। SI में कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, मास था, मास का यूनिट क्या था, केजी था, याद करो। लेंथ था, लेंथ का यूनिट क्या था, मीटर था। टाइम था, टाइम का यूनिट क्या था, सेकंड था। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट था। उस तरह से 7 फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, राइट। तो इलेक्ट्रिकल करंट का क्या था, यूनिट एम्पियर।
तो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, उसी तरह से आपका कैंडेला था CD, राइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था मोल, राइट, ये 6 हो गई। और क्या बचा? टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर का क्या था आपका? केल्विन, राइट ना। ये कैंडेला किसके लिए? लुमिनस इंटेंसिटी के लिए। मोल किसके लिए? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। और ये हो गया टेम्परेचर के लिए। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, राइट, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। किसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी? ये एसआई सिस्टम की फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। और ये जो यूनिट्स हैं, इनको फंडामेंटल यूनिट्स फिर कहा जाएगा। इन यूनिट्स को क्या कहा जाएगा? फंडामेंटल यूनिट्स। इन यूनिट्स को क्या कहा जाएगा? फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स को क्या कहा जाएगा? फंडामेंटल यूनिट्स। और डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट्स को क्या कहा जाएगा? डिराइव्ड यूनिट्स। सिंपल सी बात है, फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाएगा। तो अगर आप सारे फंडामेंटल यूनिट्स को, सारे फंडामेंटल यूनिट्स को ले लें प्लस सारे डिराइव्ड यूनिट्स को ले लें, राइट, इफ यू टेक ऑल फंडामेंटल यूनिट्स एंड ऑल डिराइव्ड यूनिट्स, तो आपका बनेगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आपका क्या बनेगा? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आपका क्या बनेगा? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो अभी मैंने बताया कितने सिस्टम ऑफ यूनिट्स अभी हमने लिखे, यहाँ पे 4 लिखे, SI, MKS, CGS, FPS। चलो एक एक करके सबको समझते हैं, राइट। तो अगर आप सारे फंडामेंटल यूनिट और सारे डिराइव यूनिट को ले लो तो उसी से बनता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अभी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सबसे मोस्ट फेवरेट है आपका MKS, जिसे बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड। मीटर किलोग्राम सेकंड, इसको क्या कहा जाता है? MKS, राइट, है ना। इसको मेट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है, मेट्रिक सिस्टम, मेट्रिक सिस्टम, मेट्रिक सिस्टम। और इसी MKS को हम थोड़ा सा जब अपडेट कर देंगे, MKS को अपडेट कर देंगे तो इसी को कहा जाता है SI सिस्टम, SI सिस्टम, SI, है ना। जब अपडेट करेंगे इसको तो इसको SI कहा जाता है। SI का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, ओके। और ये सबसे ज्यादा यूज होता है, ये सबसे ज्यादा बुक में जो हम यूज करने वाले हैं यही यूज करने वाले हैं। SI को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। सेकंड नंबर पे आता है आपका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, राइट। इसे कहा जाता है CGS सिस्टम, CGS सिस्टम। ये बहुत कम यूज होता है, ये बहुत कम यूज किया जाता है, राइट। तीसरा है फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड, राइट, इसे बोलते हैं FPS सिस्टम। ये इसको इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं क्योंकि UK वगैरह में ये ज्यादा यूज किया जाता है, इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम। तो MKS सिस्टम में लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर है, राइट, लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर है, मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम है, टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड है। CGS में लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर है, ग्राम को मास को मेजर करने के लिए ग्राम है, टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड है। FPS में लेंथ को मेजर करने के लिए फुट है, मास को मेजर करने के लिए पाउंड है, राइट, M फॉर मास, राइट, ये मास है। और टाइम को मेजर करने के लिए क्या है? सेकंड है। तो टाइम के लिए तीनों में सेम है, लेंथ के लिए अलग है तीनों में, और मास के लिए भी तीनों में क्या है? अलग है, राइट, ओके। हाँ, जब MKS को थोड़ा अपडेट करते हैं तो SI बनता है, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने लेंथ के लिए भी, मास के लिए भी, टाइम के लिए भी तीनों सिस्टम का कर लिया है।
राइट। एमकेएस में लेंथ मेजर किया जाता है मीटर में, राइट, मीटर का एम लिखा जाता है। एमकेएस सिस्टम में मास मेजर किया जाता है किलोग्राम में, किलोग्राम के लिए केजी, और टाइम मेजर किया जाता है सेकंड में, तो सेकंड का एस। सीजीएस में लेंथ मेजर किया जाता है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर का सीएम। मास मेजर किया जाता है ग्राम में, ग्राम का छोटा जी। टाइम मेजर किया जाता है सेकंड में, सेकंड का एस। एफपीएस में लेंथ मेजर किया जाता है फुट में, फुट के लिए एफटी, और जो मास है वो मेजर किया जाता है पाउंड में, पाउंड के लिए एलबी, और टाइम मेजर किया जाएगा सेकंड में, सेकंड का एस। अब एसआई सिस्टम में भी लेंथ मेजर होता है मीटर में ही, मास मेजर होता है किलोग्राम में ही, टाइम मेजर होता है सेकंड में ही। एसआई में भी यही होता है तीनों, बट एसआई में 4 और क्वांटिटीज को ऐड किया जाता है। एमकेएस में 3 क्वांटिटीज तो थी, 4 और क्वांटिटीज को ऐड किया गया। कौन सा? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, और एक और था आपका थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, तो जिससे एसआई सिस्टम बनता है। तो ये एसआई सिस्टम में मैं लिख देता हूं, इट इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म of MKS system. It includes 4 more fundamental units, right, in addition to length, mass and time, राइट। 4 और फंडामेंटल यूनिट्स को ऐड किया गया लेंथ, मास, टाइम में। कौन से थे वो आपको पता है, कौन से यूनिट्स को ऐड किया गया? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और फिर है आपका इलेक्ट्रिक करंट। राइट। तो ये जो जब लेंथ, मास, टाइम जो कि ऑलरेडी एमकेएस में था, उसमें आप टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट को जब आप ऐड करोगे तो आपका एसआई सिस्टम बन जाएगा, और यही एसआई सिस्टम हम पूरी बुक में यूज करने वाले हैं। राइट, ओके।